नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टीचिंग रवि पर, जहां हम कर रहे हैं बीपीएससी टीआरई 4 की पूरी तैयारी एकदम कॉन्सेप्ट के साथ। इस वीडियो में हम क्लास 8 साइंस एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के लेसन 8 से 18 तक के सभी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को कवर करेंगे, जो आपके बीपीएससी टीआरई 4 के एग्जाम में बार बार पूछे जा चुके हैं या पूछे जाने की पूरी संभावना है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है, जिसमें लेसन 1 से 7 तक के सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बताए गए हैं, तो पहले वो वीडियो जरूर देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं लेसन 8 से 18 तक के सभी जरूरी सवाल एक एक करके। अध्याय 8 है कोशिका संरचना और कार्य। पहला क्वेश्चन है कि एक कोशिकीय जीवों के संदर्भ में सही कथन चुनिए। तो एक कोशिकीय जीवों के संदर्भ में यहाँ कथन दिए गए हैं 4, और उनमें से जो सही वो चुनना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है एक कोशिकीय जीवों में ऊतक समन्वित होकर विभिन्न कार्य करते हैं। सेकेंड, एक कोशिकीय जीवों को भोजन की आवश्यकता नहीं होती। थर्ड, एक कोशिकीय जीव श्वास लेते हैं और जनन करते हैं। और चौथा ऑप्शन है कि सभी एक कोशिकीय जीव पक्षमाभिकाओं द्वारा गति करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। तो याद रखिएगा कि एक कोशिकीय जीव श्वास लेते हैं और जनन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है अधिकांश कोशिकाओं को लेंस की सहायता के बिना नहीं देखा जा सकता क्योंकि। तो इसका आंसर आप इसे ऑप्शन देखकर भी बता सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि कोशिकाएं सूक्ष्मदर्शी होती हैं। तो याद रखिएगा कि अधिकांश कोशिकाओं को लेंस की सहायता के बिना नहीं देखा जा सकता क्योंकि कोशिकाएं सूक्ष्मदर्शी होती हैं। इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 3 है कि नीचे दिए गए शब्दों के विभिन्न समुच्चयों को देखिए और प्राणी कोशिका के संदर्भ में शब्दों का सही समुच्चय है। तो इसमें बताना है कि प्राणी कोशिका के संदर्भ में जो समुच्चय दिए गए हैं उनमें से सही समुच्चय कौन सा है। तो कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, केंद्रक, प्लास्टिक यानी लवक, और कोशिका भित्ति, केंद्रक, राइबोसोम, गुणसूत्र। थर्ड ऑप्शन है कि कोशिका झिल्ली, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गुणसूत्र। और फोर्थ है कि कोशिका झिल्ली, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक। तो इसका आंसर हो जाएगा कि प्राणी कोशिका के संदर्भ में शब्दों का सही समुच्चय है। थर्ड का हो जाएगा सी, कोशिका झिल्ली, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गुणसूत्र। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द केंद्रक का भाग नहीं है। तो इसमें से बताना है कि जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कौन सा केंद्रक का भाग नहीं है। तो राइबोसोम, केंद्रिका, गुणसूत्र, जीन। तो इसका आंसर हो जाएगा राइबोसोम। ये केंद्रक का भाग नहीं है राइबोसोम। क्वेश्चन नंबर 5 है कि कोशिका के विभिन्न घटकों के लिए उपयुक्त शब्द है ऊतक, कोशिका अंगक, गुणसूत्र, जीन। तो इसका आंसर हो जाएगा पांचवा का बी। तो याद रखिएगा कोशिका के विभिन्न घटकों के लिए उपयुक्त शब्द है कोशिका अंगक। क्वेश्चन नंबर 6 है कि कोशिकाओं के भीतर पाए जाने वाले जेली जैसे पदार्थ को कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा छठा का कोशिका द्रव। तो याद रखिएगा कि कोशिकाओं के भीतर पाए जाने वाले जेली जैसे पदार्थ को कोशिका द्रव कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 7 है निम्नलिखित जीवों के उदाहरणों की जोड़ियों को देखिए। तो यहाँ पे उदाहरण जो दिए गए उन जोड़ियों को देखना है। मॉस और स्पंज, ईस्ट और अमीबा, जीवाणु और हरित लवक शैवाल। और फोर्थ है कि पिनिसिलियम और स्पाइरोगाइरा। और प्रश्न है कि प्राक केंद्रिकाओं के समूह के अंतर्गत आने वाली जोड़ी है। तो इसका आंसर हो जाएगा सातवां का जीवाणु और नील हरित शैवाल। याद रखिएगा कि प्राक केंद्रिकाओं के समूह के अंतर्गत आने वाली जोड़ी है जीवाणु और नील हरित शैवाल। इसका आंसर हो जाएगा सातवां का सी, प्राक केंद्रिकाओं के समूह के अंतर्गत आने वाली जोड़ी जीवाणु और नील हरित शैवाल। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसलिए इसको 2-3 बार रिपीट किया गया। क्वेश्चन नंबर 8 है, यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नीचे दिए गए शब्दों को देखिए और उन जोड़ी को चुनिए जो लक्षणों की वंशागति से संबंधित है। तो कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली, सेकेंड है कि गुणसूत्र और माइटोकॉन्ड्रिया, और थर्ड ऑप्शन है कि हरित लवक और कोशिका झिल्ली, और फोर्थ गुणसूत्र और जीन।
तो इसका आंसर हो जाएगा 8वां का गुणसूत्र और जीन। तो प्रश्न था कि नीचे दिए गए शब्दों को देखना था और उन जोड़ी को चुना था जो लक्षणों की वंशागति से संबंधित था। तो इसका वंशानुगत से संबंधित है गुणसूत्र और जीन। क्वेश्चन नंबर 9 है कि सही कथन को चुनना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है कि जीन गुणसूत्रों पर स्थित होते हैं। तो ये सही ऑप्शन है, जीन गुणसूत्रों पर स्थित होते हैं। और सेकेंड ऑप्शन है कि कोशिका केंद्र के भीतर स्थित होती है, नहीं। और गुणसूत्र केंद्रिका के भीतर स्थित होती है, ये भी नहीं। और कोशिका झिल्ली केंद्र के चारों तरफ स्थित होती है, नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, जीन गुणसूत्रों पर स्थित होती है। तो ये सही कथन था, 9वां का ए। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10 कि पत्तियों का हरा रंग किस वर्ण की मौजूदगी के कारण होता है। और ये भी प्रश्न ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा पर्णहरित। याद रखिएगा कि पत्तियों का हरा रंग पर्णहरित, पत्तियों का हरा रंग पर्णहरित वर्ण की मौजूदगी के कारण होता है। तो ये भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि कोशिकाओं की लंबाई चौड़ाई को व्यक्त करने के लिए मापने का यूनिट होता है। तो ये मापने का यूनिट होता है 11 का आंसर हो जाएगा माइक्रोमीटर। तो याद रखिएगा कि कोशिकाओं की लंबाई चौड़ाई को व्यक्त करने के लिए मापने का यूनिट होता है माइक्रोमीटर। इसका आंसर हो जाएगा सी, माइक्रोमीटर। ये भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है, ये सब एग्जाम में आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि कोशिका झिल्ली का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है कि वह, फर्स्ट ऑप्शन है कि कोशिकाओं में प्रवेश करने वाले एवं बाहर जाने वाले पदार्थों का नियंत्रण करती है। तो ये सही है कि कोशिका झिल्ली का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है कि वह कोशिकाओं में प्रवेश करने वाले और बाहर जाने वाले पदार्थों का नियंत्रण करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा 12 का ए। क्वेश्चन नंबर 13 है कि दुर्घटनावश पहेली का हाथ लौ पर छू गया और तुरंत ही उसने अपना हाथ खींच लिया और उसे ताप का अनुभव हुआ और इस क्रिया के लिए उसकी कौन सी कोशिकाओं में अभिक्रिया हुई। तो इसमें कौन सी क्रिया का अभिक्रिया हुआ। तो फर्स्ट है रुधिर कोशिका, सेकेंड त्वचा कोशिका, थर्ड तंत्रिका कोशिका और फोर्थ है कोशिकाओं के केंद्रक। तो इसका आंसर बताइए आप। तो इसका आंसर हो जाएगा तंत्रिका कोशिकाओं। तो याद रखिएगा कि दुर्घटनावश जब पहेली का हाथ लौ पर छू गया और तुरंत उसने अपना हाथ को खींच लिया और इस ताप का अनुभव हुआ और इस क्रिया के लिए उसकी कौन सी कोशिकाओं में अभिक्रिया हुई। तो ये क्रिया हुई तंत्रिका कोशिकाओं में। इसका आंसर हो जाएगा 13 का सी। ये भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 14 कि नीचे सूचीबद्ध किए गए कोशिका के भागों में से उस भाग का नाम बताइए जो पादप कोशिका, प्राणी कोशिकाओं और जीवाणु कोशिका तीनों में पाए जाते हैं। तो इसका आंसर जाएगा 14 का कोशिका झिल्ली। याद रखिएगा कि कोशिका झिल्ली पादप कोशिका, प्राणी कोशिका और जीवाणु कोशिका तीनों में पाया जाता है। क्वेश्चन 14 का आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 15 है कि केंद्रक के भीतर धागे जैसी संरचनाएं होती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 15 का गुणसूत्र। याद रखिएगा कि केंद्रक के भीतर धागे जैसी संरचनाएं होती हैं, किसकी होती है। तो गुणसूत्र की होती है। 15 का आंसर हो जाएगा बी, गुणसूत्र। ये भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं ये सब। क्वेश्चन नंबर 16 है कि उस कथन को पहचानिए जो कोशिकाओं के बारे में सही है। तो इसमें 4 कथन दिए गए हैं और जो कोशिका के बारे में सही है उस कथन को पहचानना है। तो कोशिकाओं को लेंस की सहायता के बिना आसानी से देखा जा सकता है, ये तो ऐसे ही पता चल रहा है कि गलत है। सेकेंड है कि कीट का अंडा कोशिका नहीं होता। थर्ड, एक कोशिकीय जीवों की एकल कोशिका सभी कार्य कर सकती है। तो हाँ, कर सकती है। और बहुकोशिकीय जीवों में कोशिकाओं का आकार और आकृति समान होती है। तो ये भी नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। तो सही कथन पहचाना था जो कोशिकाओं के बारे में सही था। तो ये हो जाएगा एक कोशिकीय जीवों की एकल कोशिका सभी कार्य कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि निम्नलिखित में से कौन कोशिका नहीं है। तो इसमें से बताना है कि कौन कोशिका नहीं है। तो फर्स्ट है आरबीसी यानी लाल रुधिर कणिका, सेकेंड जीवाणु, थर्ड शुक्राणु और फोर्थ है विषाणु। तो इसका आंसर हो जाएगा कोशिका नहीं है, विषाणु।
तो ये इसका आंसर हो जाएगा डी, विषाणु कोशिका नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि निम्नलिखित में से वह कौन सा ऐसा लक्षण है जो तुम्हें पादप कोशिका को प्राणी कोशिका से अलग करके पहचानने में मदद करता है। तो ये भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है, ये भी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो फर्स्ट है कोशिका भित्ति, सेकेंड कोशिका झिल्ली, थर्ड माइटोकॉन्ड्रिया और फोर्थ केंद्रक। तो इसका आंसर हो जाएगा 18 का कोशिका भित्ति। तो कोशिका भित्ति ऐसी लक्षण है जो पादप कोशिका को प्राणी कोशिका से अलग करके पहचानने में मदद करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कोशिका भित्ति। क्वेश्चन नंबर 19 है कि पहेली ने सूक्ष्मदर्शी की सहायता से एक ऐसी कोशिका को देखा जिसमें अस्पष्ट कोशिका भित्ति तो थी किंतु केंद्रक नहीं था, और उसने कौन सी कोशिका देखी। तो ये भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है, इम्पोर्टेंट है। यानी पादप कोशिका, प्राणी कोशिका, तंत्रिका कोशिका और जीवाणु कोशिका। तो इसका आंसर हो जाएगा 19 का जीवाणु कोशिका। तो जैसे कि पहेली ने सूक्ष्मदर्शी की सहायता से एक ऐसी कोशिका को देखा था जिसमें कोशिका भित्ति तो थी और केंद्रक नहीं था, तो जिसमें कोशिका भित्ति और केंद्रक नहीं है वो जीवाणु कोशिका है। इसका आंसर हो जाएगा 19 का डी, जीवाणु कोशिका। क्वेश्चन नंबर 20 है कि कपाल कोशिकाओं में नहीं होता। तो 19 का हो जाएगा लवक। तो याद रखिएगा कि कपाल कोशिकाओं में लवक नहीं होता। बाकी कोशिका झिल्ली, केंद्रक, गोल्गी उपकरण ये सब होते हैं, और कपोल कोशिकाओं में लवक नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 21 है कि सही कथन चुनिए। तो फर्स्ट है कि उत्तक असमान कोशिकाओं का एक समूह होता है। सही कथन को चुनना है, इसमें सही कथन को चुनिए। तो उत्तक असमान कोशिकाओं का एक समूह होता है, नहीं होता है। और एक अंग समान कोशिकाओं से बना होता है, तो ये भी नहीं होता है। पादप कोशिकाओं में रिक्तिकाएं नहीं होती हैं, तो ये भी नहीं होता है। और प्रोकैरियोट में केंद्रक नहीं होता, तो इसका होता है, प्रोकैरियोट में केंद्रक होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, सही कथन चुनना था, और प्रोकैरियोटिक में केंद्रक नहीं होता, तो ये सही है। प्रोकैरियोट में केंद्रक नहीं होता, तो ये सही हो जाएगा। इसका 21 का आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 22 है कि यूकैरियोट्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो फर्स्ट है कि इनमें केंद्रकीय झिल्ली नहीं होती। सेकेंड, इनमें एक सुव्यवस्थित केंद्रक होता है। थर्ड, इनमें एक केंद्रक झिल्ली होती है। फोर्थ, कि नील हरित शैवाल यूकैरियोटिक कोशिकाएं हैं। तो फर्स्ट है कि 2 और 4 सही है, और सेकेंड की बी और थर्ड सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा, इनमें एक सुव्यवस्थित केंद्रक होता है और इनमें एक केंद्रक झिल्ली होती है। तो इसका 22 का आंसर हो जाएगा बी। सेकेंड और थर्ड सही है कथन में, सेकेंड और थर्ड सही है। यूकैरियोट्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से जो सही है, एक सुव्यवस्थित केंद्रक होता है और इनमें एक केंद्रक झिल्ली होती है। क्वेश्चन नंबर 23 है कि कोशिकाओं के बारे में सही कथन चुनिए। तो इसमें कोशिकाओं के बारे में जो सही कथन है वो चुनना है। तो सभी कोशिकाओं में केंद्रक होता है। सेकेंड, एक अंग की कोशिकाओं की संरचना समान होती है। थर्ड, एक उत्तक की कोशिकाओं की संरचना समान होती है, और सभी प्रकार की कोशिकाओं की आकृति गोल होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा 23 का सी। कोशिकाओं के बारे में सही कथन बताना था, तो हो जाएगा कि एक उत्तक की कोशिकाओं की संरचना समान होती है। तो जिसे इससे पहले जो क्वेश्चन किया उसमें हम लोगों ने कंफ्यूज कर गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 24 है कि नीचे दिए गए तालिका में से कुछ शब्द दिए गए हैं और साथ ही 4 रिक्त स्थान दिए गए हैं। ए, बी, सी, डी दिए गए हैं। तो जैसे कि हम इसे सामने कर देख लेते हैं, और प्रश्न है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से शब्दों के सही समुच्चय चुनिए। तो फर्स्ट है कोशिका, लक्षण भाग और कार्य। तो फर्स्ट में अमीबा, और लक्षण भाग बताना है, उसका कार्य गति है। तो इसमें से जो सही है वो ज्ञात करना है। तो फर्स्ट में ए की जगह पर हो जाएगा पादाब,
सेकेंड है पादप कोशिका, लवक और कार्य। तो पादप कोशिका, लवक, प्रकाश संश्लेषण, तो यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण हो जाएगा। और सी में है पेशी कोशिका, तो यहाँ पेशी कोशिका हो जाएगा। और लक्षण भाग है तर्कु रूपी और कार्य है संकुचन। और फोर्थ है तंत्रिका कोशिका और डी में हो जाएगा साखित और कार्य है इसका अनुक्रिया यानी उद्दीपन। तो इसी प्रश्न के साथ हमारा अध्याय 8 कंप्लीट होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट अध्याय पर। अध्याय 9 प्राणियों में जनन। फर्स्ट क्वेश्चन है कि जनन प्रक्रिया संबंधी शब्दों के कुछ सेट दिए गए हैं। तो ध्यान से सुनिएगा कि यहाँ पर जो सेट दिया गया है ये जनन प्रक्रिया संबंधित शब्द दिए गए हैं और गलत समुच्चय वाले सेट को चुनना है। तो इसमें से जो गलत है उसे चुनना है। तो फर्स्ट है शुक्राणु, विषण, शुक्राणु वाहिनी और शिशिर। तो ये तो सही है, जो गलत है वो सेट करना है हमें। रजस्राव और अंडा, अंडवाहिनी, गर्भाशय, तो ये भी सही है। थर्ड है शुक्राणु, अंडवाहिनी, अंडा, गर्भाशय, तो ये तो सही समुच्चय नहीं है। और फोर्थ है अंडोत्सर्ज, सर्ग, अंडा, अंडवाहिनी, गर्भाशय, तो ये भी सही है। तो इसमें जो गलत है सी नंबर गलत है, बाकी ये सभी समुच्चय जो हैं ये सब सही हैं। तो इस फर्स्ट प्रश्न को भी आप वीवीआई के तौर पर मार्क कर सकते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि मानव में निषेचित अंडे का परिवर्धन कहाँ होता है? तो अंडाशय में, वृषण में, अंडवाहिनी में, गर्भाशय में। तो इसका आंसर हो जाएगा गर्भाशय में। तो मानवों में निषेचित अंडे का परिवर्धन गर्भाशय में होता है। थर्ड प्रश्न है कि नीचे दिए गए जंतुओं की सूची में मुर्गी बेलेम जंतु है और इसका कारण चुनिए। तो मानव, गाय, कुत्ता, मुर्गी। तो इनमें आंतरिक निषेचन होता है, यह अंडप्रजक हैं, यह सजीव प्रजक हैं। और फोर्थ है इनमें बाह्य निषेचन होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि नीचे दिए गए जंतुओं की सूची में मुर्गी बेमेल जंतु है और इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है तीसरा का यह अंड प्रजक है। जैसे कि आप इसे देखकर भी प्रश्न का आंसर दे सकते हैं कि यह अंड प्रजक है मुर्गी। क्वेश्चन नंबर 4 है कि जिन प्राणियों में बाह्य निषेचन होता है इनमें बड़ी संख्या में युग्मक उत्पन्न होते हैं और निम्नलिखित में से जो उपयुक्त कारण है उसे चुनना है। तो प्राणी छोटे आकार के होते हैं और बड़ी संख्या में संतति उत्पन्न करना चाहते हैं और पानी में भोजन भरपूर मात्रा में उपस्थित होता है। और थर्ड है कि निषेचन के बेहतर अवसर होते हैं। और फोर्थ, जल बड़ी संख्या में युग्मक बनाने को प्रोत्साहित करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ का, निषेचन के बाहर अवसर होते हैं। तो इसमें जो उपयुक्त था वो कारण चुना था कि जिन प्राणियों में बाह्य निषेचन होता है उनमें बड़ी संख्या में युग्मक उत्पन्न होते हैं और कारण है कि निषेचन के बेहतर अवसर होते हैं, क्योंकि निषेचन के बेहतर अवसर होते हैं जिसके कारण युग्मक उत्पन्न होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि मुकुलन द्वारा जनन होता है। तो ये तो आपको पता है कि मुकुलन के द्वारा हाइड्रा जनन होता है, हाइड्रा में जनन होता है। तो याद रखिएगा कि मुकुलन के द्वारा जनन होता है हाइड्रा में। और क्वेश्चन नंबर 6 है कि मानवों में जनन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो जो कथन सही है वो बताना है। तो फर्स्ट है कि बाह्य निषेचन होता है और निषेचन वृषाणु में होता है, तो ये सब गलत है। और थर्ड ऑप्शन है कि निषेचन के दौरान अंडाणु शुक्राणु की तरफ गति करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि निषेचन स्त्री के भीतर होता है। इसका आंसर हो जाएगा 4, निषेचन स्त्री के भीतर होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि मानवों में निषेचन के पश्चात जो संरचना गर्भाशय की भित्ति में अंतः स्थापित होती है वह है, तो वो है, इसका आंसर हो जाएगा 7वां का भ्रूण। तो 7वां का आंसर हो जाएगा भ्रूण। क्वेश्चन नंबर 8 है कि जलीय जंतु जिसमें निषेचन पानी में होता है कहलाते हैं। तो ये कहलाते हैं अंडप्रजक जिसमें निषेचन आंतरिक होता है। तो इसका आंसर आप ऑप्शन पढ़कर भी दे सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, अंडप्रजक जिसमें निषेचन आंतरिक होता है। तो जलीय जंतु में निषेचन पानी में होता है क्योंकि ये अंडप्रजक होते हैं और इनमें निषेचन आंतरिक होता है।
क्वेश्चन नंबर 9 है कि निषेचन के पश्चात जो कोशिका एक नए जीव को उत्पन्न करती है वह है, तो ये उत्पन्न करती है युग्मज को। तो याद रखिएगा कि निषेचन के पश्चात जो कोशिका एक नए जीव को उत्पन्न करती है वह युग्मनज है। इसका आंसर हो जाएगा डी, 9वां का आंसर हो जाएगा डी, युग्मनज। और अगला प्रश्न है कि मानवों में जनन के दौरान घटनाओं का सही क्रम होता है। तो सही क्रम ज्ञात करना है कि मानवों में जनन के दौरान घटनाओं का सही क्रम क्या होगा। तो फर्स्ट है युग्मक निर्माण, निषेचन, युग्मनज और भ्रूण। तो इसका आंसर हो जाएगा 10th का फर्स्ट, युग्मक निर्माण, निषेचन, युग्मनज और भ्रूण मानवों में जनन के दौरान घटने वाला सही क्रम है। तो इसी प्रश्न के साथ हमारा ये अध्याय भी कंप्लीट होता है। अब चलते हैं अगले अध्याय पर। अध्याय 10 किशोरावस्था की ओर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि यह मानना है कि माँ की बच्चे के लिंग के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होती है, गलत है क्योंकि। तो इसे ध्यान से सुनिएगा कि यह मानना कि माँ ही बच्चे के लिंग के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होती है, गलत है क्योंकि बच्चा केवल माँ से ही गुणसूत्र प्राप्त करता है। नहीं, माँ के शरीर के भीतर बढ़ता पनपता है, ये भी नहीं। और बच्चा एक गुणसूत्र माँ से प्राप्त करता है और दूसरा पिता से। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, बच्चा एक गुणसूत्र माँ से प्राप्त करता है और दूसरा पिता से। तो याद रखिएगा कि यह मानना कि माँ ही बच्चे के लिंग के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होती है तो ये गलत है क्योंकि बच्चा एक गुणसूत्र माँ से प्राप्त करता है और दूसरा पिता से। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। सेकेंड क्वेश्चन है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एड्स किसी संक्रमित व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में किसके जरिए फैल सकता है। तो ये फैल सकता है रुधिराधान से। तो याद रखिएगा कि एड्स किसी संक्रमित व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है रुधिराधान से। और थर्ड प्रश्न है कि गर्भधान करने से लेकर भ्रूण के परिवर्धन की घटना नीचे दिए गए हैं। अंडे का निषेचन, अंडे का परिपक्वन और अंडे का अंडाशय से बाहर निकलना। और फोर्थ है कि भ्रूण का गर्भाशय की मोटी हो गई भित्ति में अंतर स्थापित होना। तो बताना है हमें कि नीचे उपयुक्त दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही क्रम का निरूपण करता है जिसमें वे होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड का, अंडे का परिपक्वन और थर्ड अंडे का अंडाशय से बाहर निकलना और अंडे का निषेचन और 4 भ्रूण का गर्भाशय की मोटी हो गई और भित्ति में अंतर स्थापित होना। तो ये क्रम सही है। तो ये क्रम है डी में। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4 कि टेडपोलो के कायांतरण के लिए कौन सा तत्व पानी में उपलब्ध होना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा आयोडीन। तो याद रखिएगा कि टेडपोलो के कायांतरण के लिए आयोडीन पानी में उपलब्ध होना चाहिए। और क्वेश्चन नंबर 5 है कि यौनारंभ के दौरान लड़कों में सबसे सुस्पष्ट दिखाई देने वाला परिवर्तन कौन सा है। तो स्वर तंत्र यंत्र का विकसित होना, कद की वृद्धि होना, शुक्राणुओं का बनना और 4 अधिक पसीना आना। तो इसका आंसर आप बताएं। तो इसका आंसर हो जाएगा कद की वृद्धि होना। यौनारंभ के दौरान लड़कों में सबसे सुस्पष्ट दिखाई देने वाला परिवर्तन कौन सा है। तो कद की वृद्धि होना। क्वेश्चन नंबर 6 है कि किसी कोशिका के भीतर एक कौन सी संरचना है जो बच्चे के लिए लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी है। तो ये है गुणसूत्र। इसका आंसर आप देखकर ही बता सकते हैं कि किसी कोशिका के भीतर गुणसूत्र है जो बच्चों के लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी है। भीतर गुणसूत्र है जो बच्चों के लिए लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होता है। तो आप चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला अध्याय है हमारा घर्षण। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन नंबर 1 है कि जब एक दूसरे के संपर्क में आए हुए पृष्ठ सापेक्ष गति करे या गति करने की प्रवृत्ति रखे तो घर्षण बल
केवल तभी कार्य करता है जब वस्तु ठोस हो, और केवल तभी कार्य करता है जब दोनों वस्तुओं में से एक द्रव्य हो। और थर्ड ऑप्शन है कि केवल तभी कार्य करता है जब दोनों वस्तुओं में से एक गैसीय हो। और फोर्थ, इस पर निर्भर नहीं करता कि वस्तु ठोस, द्रव या गैसीय है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, इस पर निर्भर नहीं करता कि वस्तु ठोस, द्रव या गैस है। तो जब एक दूसरे के संपर्क में आए हुए पृष्ठ सापेक्ष गति करे या गति करने की प्रवृत्ति रखे तो घर्षण बल इस पर निर्भर करता है कि वस्तु ठोस, द्रव या गैसीय है। क्वेश्चन नंबर 2 है, जो आप चित्र 12.1 देख रहे हैं, तो इसी से प्रश्न है। तो जैसे कि आपने चित्र देख लिया, अब प्रश्न पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है कि चित्र 12.1 में एक लड़के को किसी संदूक को दाहिनी ओर से बाएं ओर ढकेलते हुए दिखलाया गया है और संदूक पर घर्षण बल कार्य करेगा। तो इसका प्रश्न है कि संदूक पर घर्षण बल कार्य करेगा। तो दाहिनी ओर से बाईं ओर, बाईं ओर से दाहिनी ओर, थर्ड ऊर्ध्वाधरता और नीचे की ओर, और ऊर्ध्वाधरता ऊपर की ओर। तो इसका आंसर हो जाएगा चित्र 12.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है, जो बाईं ओर से दाहिनी ओर। तो संदूक पर घर्षण बल कार्य करेगा बाईं ओर से दाहिनी ओर। थर्ड प्रश्न है कि किसी चाकू को घिसकर तेज करने के लिए निम्नलिखित में से किसकी सतह सबसे अधिक उपयुक्त होगी। तो ये होगी, सबसे अधिक उपयुक्त होगी पत्थर की। तो जैसे कि प्रश्न दिया गया है कि किसी चाकू को घिसकर तेज करने के लिए निम्नलिखित में से किसकी सतह सबसे अधिक उपयुक्त होगी। तो प्लास्टिक के गुटके की, ये तो नहीं होगा, कांच के गुटके की, ये भी नहीं, लकड़ी के गुटके की। तो आप इसका आंसर पढ़कर देख कर भी बता सकते हैं, पत्थर की। क्वेश्चन नंबर 4 है कि एक ही प्रारंभिक चाल से चलती हुई कोई खिलौना कार सबसे अधिक दूरी चलेगी। तो फिर से रिपीट किया जा रहा है, ध्यान से सुनिएगा कि एक ही प्रारंभिक चाल से चलती हुई कोई खिलौना कार सबसे अधिक दूरी चलेगी। फर्स्ट ऑप्शन है कि मिट्टी की कच्ची सतह पर, पॉलिश की हुई संगमरमर की सतह पर, सीमेंट की पक्की सतह पर, और फोर्थ, ईंट की सतह पर। तो इसका आंसर हो जाएगा कि एक ही प्रारंभिक चाल से चलती हुई कोई खिलौना कार सबसे अधिक दूरी चलेगी। तो ये चलेगी पॉलिश की हुई संगमरमर की सतह पर। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 5 है कि यदि हम दरवाजे के कब्जों पर तेल लगा दे तो घर्षण क्या होगा? बढ़ जाएगा, कम हो जाएगा, बिल्कुल समाप्त हो जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा पांचवा का, कम हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि यदि हम दरवाजे के कब्जों पर तेल लगा दे तो घर्षण कम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो याद रखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, कथन गलत बताना है। तो मैदान में लुढ़कती गेंद पर घर्षण बल लगता है। सेकेंड है कि पानी में चलती हुई नाव पर घर्षण बल लगता है। थर्ड, चिकनी सड़क पर चलती हुई बाइसिकल पर घर्षण बल लगता है। फोर्थ, पानी से भरी बाल्टी की पेंदी पर रखी गेंद पर घर्षण बल लगता है। तो इसका आंसर हो जाएगा छठा का, जो गलत है, डी, पानी से भरी बाल्टी पर पेंदी पर रखी गेंद पर घर्षण बल लगता है। तो ये गलत है और बाकी ये सब सभी सही हैं। तो मैदान में लुढ़कती गेंद पर घर्षण बल लगता ही है, पानी में चलती हुई नाव पर घर्षण बल लगता ही है, और चिकनी सड़क पर चलती हुई बाइसिकल पर घर्षण बल लगता है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि कोई लड़का रबड़ की गेंद को लकड़ी की किसी सतह पर लुढ़काता है तो रुकने से पहले गेंद थोड़ी सी दूरी तय करती है, और रुकने से पहले वही गेंद अधिक दूरी तय करे, और इसके लिए वह लकड़ी की सतह पर कालीन बिछा सकता है, फर्स्ट ऑप्शन है। सेकेंड, गेंद पर कपड़ा लपेट सकता है। थर्ड, लकड़ी की सतह पर टेक्लम पाउडर छिड़क सकता है, और फोर्थ है कि लकड़ी की सतह पर रेत छिड़क सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सातवां का, लकड़ी की सतह पर टेक्लम पाउडर छिड़क सकता है। तो कोई लड़का रबड़ की गेंद की लकड़ी की किसी सतह पर लुढ़काता है। प्रश्न है कि जब कोई लड़का रबड़ की गेंद की
लकड़ी की किसी सतह पर लुढ़काता है तो रुकने से पहले गेंद थोड़ी सी दूरी तय करती है और रुकने के पहले वही गेंद अधिक दूरी तय करके उसके लिए वह लकड़ी की सतह पर टेक्लम पाउडर छिड़क सकता है। यह भी अच्छा प्रश्न था, इसका आंसर सोच समझ के देना होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 8 है, किसी बड़े व्यापारिक संस्था के भवन से मुख्य सड़क पर पहुंचने के लिए 4 रास्ते हैं और एक रास्ते पर ढीली मिट्टी है और दूसरे रास्ते पर पॉलिश किया हुआ संगमरमर लगा है और तीसरे रास्ते पर ईंट लगी हुई है और चौथे रास्ते पर बजरी बिछी है। तो तेज वर्षा हो रही है और पहली मुख्य सड़क पर पहुंचना चाहती है और जिन रास्ते पर उसके फिसलन की सबसे कम संभावना है तो वो रास्ता होगा बजरी बिछड़ी हुई। तो इसका आंसर हो जाएगा चौथा रास्ता पर बजरी बिछी हुई। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। तो इसी प्रश्न के साथ हमारा अध्याय 12 भी कंप्लीट होता है। अब चलते हैं अध्याय 13 पर। अध्याय 13 है ध्वनि। क्वेश्चन नंबर 1 है कि कुछ माध्यमों की सूची नीचे दी गई है। फर्स्ट है लकड़ी, सेकेंड जल, थर्ड वायु, फोर्थ निर्वात। तो इनमें से किन माध्यमों में ध्वनि गमन कर सकती है? तो केवल फर्स्ट और सेकेंड में। तो इसका आंसर बताया जा रहा, इसका आंसर हो जाएगा केवल फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड में। तो इनमें से किन माध्यमों में ध्वनि गमन कर सकता है? तो फर्स्ट लकड़ी, जल और वायु में। क्वेश्चन नंबर 2 है कि ध्वनि की प्रबलता निर्भर करती है, तो ये करती है इसके आयाम पर। तो याद रखिएगा कि ध्वनि की प्रबलता निर्भर करती है इसके आयाम पर। क्वेश्चन नंबर 3 है, तो इसमें सही कथन बताना है। तो ध्वनि कंपन हुई वस्तु द्वारा उत्पन्न होती है और ध्वनि संचार के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। थर्ड, ध्वनि तथा प्रकाश दोनों को संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। और फोर्थ है कि ध्वनि की चाल प्रकाश की चाल से कम होती है। तो इसमें सही कथन है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। तो फर्स्ट है कि ध्वनि कंपन द्वारा उत्पन्न होती है। सेकेंड भी सही है, ध्वनि संचार के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। और अगला जो सही है, ध्वनि की चाल प्रकाश की चाल से कम होती है। और ये गलत है थर्ड, कि ध्वनि का प्रकाश दोनों को संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि कोई वस्तु 50 हर्ट्ज की आवृत्ति से कंपन कर रही है, तो इसकी आवर्तकाल क्या है? तो इसकी आवर्तकाल होगी 0.02 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 5 है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ध्वनि की प्रबलता घटाने के लिए हमें ध्वनि के कंपनों का आयाम घटाना होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा कि पांचवा का सी। तो ध्वनि की प्रबलता घटाने के लिए हमें ध्वनि के कंपनों का आयाम घटाना होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है कि ध्वनि की प्रबलता का मात्रक है। तो ये तो आपको पता ही है कि ध्वनि की प्रबलता का मात्रक डेसिबल है। तो इसका आंसर हो जाएगा डेसिबल। क्वेश्चन नंबर 7 है कि ध्वनि की प्रबलता का निर्धारण होता है। तो ध्वनि की प्रबलता का निर्धारण होता है कंपन के आयाम के द्वारा। तो याद रखिएगा कि ध्वनि की प्रबलता का निर्धारण होता है कंपन के आयाम के द्वारा। सातवां का आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 8 है कि 1 हर्ट्ज बराबर है। तो 1 हर्ट्ज बराबर है 60 कंपन प्रति मिनट। याद रखिएगा कि 1 हर्ट्ज बराबर है 60 कंपन प्रति मिनट। क्वेश्चन नंबर 9 है कि ध्वनि का तारतम्य ज्ञात किया जाता है। तो ध्वनि का तारतम्य ज्ञात किया जाता है उसकी आवृत्ति से। तो फर्स्ट ऑप्शन ही इसका आंसर हो जाएगा कि ध्वनि का तारतम्य ज्ञात किया जाता है इसकी आवृत्ति से, ना कि इसके आयाम से, ना कि इसकी प्रबलता से और ना कि इसकी चाल से। तो ध्वनि की तारतम्य ज्ञात किया जाता है इसके आवृत्ति से। और क्वेश्चन नंबर 10 है कि प्रासव्य ध्वनि के कंपनों की आवृत्ति होती है। तो ये होती है 20,000 हर्ट्ज से ऊपर। तो याद रखिएगा कि प्रासव्य ध्वनि के कंपनों की आवृत्ति होती है 20,000 हर्ट्ज से ऊपर।
तो इसी प्रश्न के साथ हमारा अध्याय 13 कंप्लीट होता है। अब चलते हैं अध्याय 14 पर। अगला अध्याय है हमारा कुछ प्राकृतिक परिघटनाएं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका कि विद्युतदर्शी का युक्ति है जिसका उपयोग यह ज्ञात करने के लिए किया जाता है कि क्या कोई वस्तु, तो इसका आंसर हो जाएगा, तो एक बार फिर से क्वेश्चन रिपीट कर दिया जा रहा कि विद्युतदर्शी एक युक्ति है और जिसका उपयोग यह ज्ञात करने में किया जाता है कि क्या कोई वस्तु आवेशित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, आवेशित। क्वेश्चन नंबर 2 है कि एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर विद्युत आवेश को स्थानांतरित करना है और इसके लिए दोनों वस्तुओं को संयोजित किया जाना चाहिए। तो सूती धागों से, सेकेंड प्लास्टिक की डोरी से, थर्ड तांबे के तार से, फोर्थ रबड़ के छल्ले से। तो इसका आंसर हो जाएगा सेकेंड का, तांबे के तार से। तो एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर विद्युत आवेश को स्थानांतरित करना है और इसके लिए दोनों वस्तुओं को संयोजन किया जाना चाहिए तांबे के तार से। तो इसका आंसर आप देख कर ही बता सकते थे। क्वेश्चन नंबर 3 है कि पृथ्वी की प्लेटों की गति के कारण उत्पन्न हो सकता है। तो ये उत्पन्न हो सकता है भूकंप। जैसे कि आपको पता है कि जब पृथ्वी की प्लेटों की गति होती है तो क्या होता है, भूकंप होती है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि जब दो आवेशित वस्तुएं एक दूसरे के समीप लाई जाती है तो वह एक दूसरे को क्या करता है, तो वे एक दूसरे को आकर्षित या प्रतिकर्षित कर सकती हैं, जो इस बात पर निर्भर करेगा कि उन पर किस प्रकार का आवेश है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। तो याद रखिएगा कि जब दो आवेशित वस्तुएं एक दूसरे के समीप लाई जाती है तो वह एक दूसरे को आकर्षित या प्रतिकर्षित कर सकती है, जो इस बात पर निर्भर करेगा कि उन पर किस प्रकार का आवेश है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्नलिखित में से किसके कारण सुनामी आती है। तो फर्स्ट है समुद्र के अंदर एक बड़ा नाभिकीय विस्फोट, सेकेंड भूकंप, थर्ड ज्वालामुखी उद्भेदन और फोर्थ है तड़ित। तो इसका आंसर हो जाएगा कि किसके कारण सुनामी आती है, तो तड़ित के कारण सुनामी आती है। याद रखिएगा, तड़ित के कारण सुनामी आती, हम शायद क्वेश्चन ही गलत पढ़ रहे हैं। निम्नलिखित में से किसके कारण सुनामी नहीं आती है, तो तड़ित के कारण सुनामी नहीं आती है। इसमें गलत बताना था कि नहीं आती है, तो तड़ित के कारण। और समुद्र के अंदर एक बड़ा नाभिकीय विस्फोट से आती है, भूकंप के कारण भी आती है और ज्वालामुखी उद्भेदन के कारण भी आती है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, तड़ित के कारण सुनामी नहीं आती है। शायद हम गलत पढ़ रहे थे। क्वेश्चन नंबर 6 है कि भूकंप के लिए उत्तरदायी पृथ्वी की प्लेटें पाई जाती है। तो ये पाई जाती है भूपरपट्टी में। याद रखिएगा कि भूकंप के लिए उत्तरदायी पृथ्वी की प्लेटें पाई जाती है भूपरपट्टी में। इसका आंसर हो जाएगा ए, भूपरपट्टी। क्वेश्चन नंबर 7 है कि नीचे दिए गए शब्दों की सूची पर विचार कीजिए। फर्स्ट है भूकंपी क्षेत्र, सेकेंड भ्रांश क्षेत्र, थर्ड प्रवार, फोर्थ आंतरिक कोण। तो पृथ्वी की प्लेट की सीमाएं जानी जाती है, तो ये जानी जाती है, इसका आंसर हो जाएगा 7वां का फर्स्ट, भूकंपी क्षेत्र। पृथ्वी की प्लेट की सीमाएं जानी जाती है भूकंपी क्षेत्र के लिए और भ्रांश क्षेत्र के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, ए। क्वेश्चन नंबर 8 है कि पृथ्वी की सबसे बाहरी परत कहलाती है। तो ये तो आपको पता ही है कि पृथ्वी की सबसे बाहरी परत कहलाती है प्रवार, बाह्य कोण, भूपरपट्टी, आंतरिक कोण। तो इसका आंसर हो जाएगा पृथ्वी की सबसे बाहरी परत कहलाती है भूपरपट्टी। और क्वेश्चन नंबर 9 है कि विनाशकारी भूकंपों के आने की संभावना कम है। तो कहाँ कम होती है, तो ये होती है उड़ीसा में। तो याद रखिएगा कि विनाशकारी भूकंपों के आने की संभावना कम है उड़ीसा में। क्वेश्चन नंबर 10 है कि नीचे दिए गए शब्दों की सूची पर विचार कीजिए। सुनामी, भूस्खलन, बाढ़, तड़ित। तो इसका आंसर हो जाएगा सुनामी। अध्याय 16 प्रकाश। फर्स्ट क्वेश्चन है कि नेत्र का वह भाग जो इनमें प्रवेश करने वाले प्रकाश को नियंत्रित करता है उसे कहते हैं। तो इसे
हम परितारिका कहते हैं, यानी आइरिस। तो याद रखिएगा कि नेत्र का वह भाग जो इनमें प्रवेश करने वाले प्रकाश को नियंत्रित करता है उसे परितारिका कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि उस किसी अदीप्त वस्तु को देख सकते हैं जब क्वेश्चन नंबर 2 है कि हम किसी अदीप्त वस्तु को देख सकते हैं जब प्रकाश उससे उत्सर्जित होकर आंख तक पहुंचता है। सेकेंड ऑप्शन है कि इससे हमारी आंखों की ओर परावर्तित होता है। थर्ड, इससे पूर्णतः आर पार गमन कर सकता है। और फोर्थ है कि उसके द्वारा पूर्णतया अवशेषित हो जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सेकेंड का बी। तो याद रखिएगा कि जब हम किसी उद्दीपित वस्तु को देख सकते हैं जब प्रकाश उससे हमारी आंखों की ओर परावर्तित होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि चित्र 16.1 में दर्शाए अनुसार प्रकाश पृष्ठ S1, S2 तथा S3 पर गिर रहा है। जैसा कि पृष्ठ S1 ये है, S2 और S3 पृष्ठ। तो प्रश्न है कि जिस पृष्ठ यानी जिन पृष्ठों पर आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा वह है। तो फर्स्ट ऑप्शन है केवल S1, सेकेंड केवल S1 S2, थर्ड केवल S2 और S3 और फोर्थ ऑप्शन है कि सभी तीनों पृष्ठ पर। तो एक बार फिर से आपको चित्र दिखा दिया जा रहा है, उसके बाद जो प्रश्न है उसका आंसर दिया जाएगा कि जिस पृष्ठ या जिन पृष्ठों पर आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा वह है पृष्ठ S3, पृष्ठ S2 और पृष्ठ S1। तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी पृष्ठों पर, सभी यानी तीनों पृष्ठ पर। क्वेश्चन नंबर 4 है कि मेज पर रखे गत्ते के एक टुकड़े पर एक छोटा दर्पण एम जुड़ा हुआ है और गत्ता एक बल्ब के प्रकाश से प्रकाशित है और बल्ब के सापेक्ष आंख की स्थिति चित्र 16.2 का ए, बी, सी एवं डी द्वारा दर्शाई गई है। तो पहले चित्र देख लेते हैं। तो ए, बी, सी और डी। तो अब जो प्रश्न है उसे अब पढ़ते हैं। तो प्रश्न है कि चित्र ए, बी, सी तथा डी में से किस स्थिति में बल्ब दर्पण में दिखाई देगा। तो इसका आंसर जाएगा ए में। तो जैसे कि आप चित्र ए देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि गत्ते के किसी टुकड़े में एक छोटा छिद्र पी किया हुआ है और छिद्र को चित्र 16.3 में दिखलाए अनुसार एक टॉर्च द्वारा प्रकाशित किया गया है और छिद्र से निकलने वाली प्रकाश की किरण किसी दर्पण पर गिरती है। तो जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं ए, बी, सी, डी। और अब प्रश्न पढ़ते हैं कि आँख को किस बिंदु पर रखें जिससे कि सुराख को देखा जा सके। तो इसका आंसर जाएगा पांचवा का ए। तो यहाँ पर आँख को रखा जाए जिसे हम देख सकते हैं। प्रश्न यही था कि आँख को किस बिंदु पर रखें कि जिससे कि सुराख को देखा जा सके। तो ए पर रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है कि चित्र 16.4 में दर्शाए अनुसार दो दर्पण ए तथा बी एक दूसरे के लंबवत रखे गए हैं। तो जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं चित्र 16.4 ए और बी। तो यही बोला गया है कि चित्र 16.4 में दर्शाए अनुसार दो दर्पण ए तथा बी एक दूसरे के लंबवत रखे गए हैं। और अब आगे पढ़ते हैं प्रश्न को। और दर्पण ए पर प्रकाश की कोई किरण 25 डिग्री के कोण से आपतित है जो परावर्तन के पश्चात दर्पण बी पर आपतित होती है और इस किरण का परावर्तन कोण होगा। तो इस कोण का परावर्तन कोण होगा 65 डिग्री। तो इसका आंसर हो जाएगा सी 65 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 7 है कि मानव नेत्र की तंत्रिका कोशिकाएं शलाकाओं तथा शंकुओं के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है।
तो एक बार फिर से रिपीट कर दिया जा रहा कि मानव नेत्र की तंत्रिका कोशिकाओं, शलाकाओं तथा शंकु के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तंत्रिका कोशिका, शलाकाओं और शंकु के विषय में है। तो फर्स्ट है कि शंकु मंद प्रकाश के लिए सुग्राही होते हैं। सेकेंड, शंकु तीव्र प्रकाश के लिए सुग्राही होते हैं। थर्ड है कि शलाकाएं तीव्र प्रकाश के लिए सुग्राही होते हैं। और फोर्थ, शलाकाएं रंगों यानी वर्णों की पहचान करती है। तो इसका आंसर जाएगा 7 का बी, शंकु तीव्र प्रकाश के लिए सुग्राही होते हैं। तो प्रश्न यही था कि मानव नेत्र की तंत्रिका कोशिकाओं, शलाकाओं और शंकु के विषय में से जो कथन सही था वो बताना था। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, शंकु तीव्र प्रकाश के लिए सुग्राही होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि मानव नेत्र के चित्र 16.5 का अध्ययन कीजिए। जैसा कि चित्र में आप देख रहे हैं चित्र 16.5 और चित्र में कॉर्निया की जो नामांकित किया गया है वो है तो ए द्वारा, बी द्वारा, सी द्वारा और डी द्वारा। तो इसमें यही बताना है कि कॉर्निया को नामांकित किससे किया गया है। तो इसे 8वां का आंसर हो जाएगा सी द्वारा। तो 8वां का हो जाएगा सी द्वारा। तो ये है कॉर्निया को नामांकित किया गया है सी के द्वारा। तो इसी प्रश्न के साथ हमारा अध्याय ये कंप्लीट होता है। अब चलते हैं अगले अध्याय पर। अध्याय 17 है तारे एवं सौर परिवार और फर्स्ट क्वेश्चन है प्रभात तारा नाम दिया गया है। तो प्रभात तारा नाम दिया गया है, इसका आंसर हो जाएगा शुक्र ग्रह को। तो आपको पता ही है कि भोर का तारा किसे कहा जाता है, शुक्र को। क्वेश्चन नंबर 2 है कि निम्नलिखित चित्रों में से कौन सा चित्र ध्रुव तारे की स्थिति को सही प्रदर्शित करता है। तो ये चित्र है आपको दिखाया जा रहा और इसमें बताना है कि कौन सा सही ध्रुव तारे को प्रदर्शित करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सेकेंड का बी, ये ध्रुव तारे को सही प्रदर्शित करता है। ये ध्रुव तारे को सही प्रदर्शित करता है, ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है कि पृथ्वी के चारों ओर सूर्य पूर्व से पश्चिम की ओर गति करता प्रतीत होता है और इसका अर्थ है कि पृथ्वी घूर्णन करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 का पूर्व से पश्चिम की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर और दक्षिण से उत्तर की ओर। तो याद रखिएगा कि पृथ्वी के चारों ओर सूर्य पूर्व से पश्चिम की ओर गति करता प्रतीत होता है और इसका अर्थ है कि पृथ्वी घूर्णन करती है पश्चिम से पूर्व की ओर। तो ये तो आपको पता ही है कि पृथ्वी घूर्णन करती है पश्चिम से पूर्व की ओर। इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 4 है कि चंद्रमा की सतह पर खड़ा हुआ कोई अंतरिक्ष यात्री किसी गेंद को ऊपर की ओर फेंकता है और गेंद छोड़े गए बिंदु से सीधे नीचे गिर जाएगी, अंतरिक्ष में लटकी रहेगी, ऊपर जाएगी और फिर चंद्रमा की सतह पर वापस आ जाएगी और ऊपर जाती रहेगी और कभी वापस नहीं आएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 का सी, ऊपर जाएगी और फिर चंद्रमा की सतह पर वापस आ जाएगी। तो चंद्रमा की सतह पर खड़ा हुआ कोई अंतरिक्ष यात्री किसी गेंद को ऊपर की ओर फेंकता है तो गेंद ऊपर जाएगी और फिर चंद्रमा की सतह पर वापस आ जाएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 5 है कि मान लीजिए यूरेनस और नेपच्यून के बीच एक नया खगोल ग्रह खोजा गया और उसका आवर्तकाल होगा। तो नेपच्यून के आवर्तकाल के अपेक्ष कम, नेपच्यून के आवर्तकाल की अपेक्षा अधिक और नेपच्यून या यूरेनस के आवर्तकाल के बराबर। और अगला ऑप्शन है कि यूरेनस के आवर्तकाल की अपेक्षा कम। तो 5वां का आंसर हो जाएगा ए, नेपच्यून के आवर्तकाल की अपेक्षा कम। अगर यूरेनस और नेपच्यून के बीच एक नया ग्रह खोजा गया तो उसका आवर्तकाल होगा नेपच्यून के आवर्तकाल की अपेक्षा कम। क्वेश्चन नंबर 6 है कि पृथ्वी पर ऋतुएं बदलती है क्योंकि पृथ्वी तथा सूर्य के बीच की दूरी नियत नहीं है। पृथ्वी का घूर्णन कक्ष उसकी कक्ष के तल के समांतर है और थर्ड, पृथ्वी का घूर्णन अक्ष उसकी अक्ष के तल के लंबवत है और फोर्थ ऑप्शन है कि पृथ्वी का घूर्णन अक्ष उसकी कक्षा के तल के सापेक्ष झुका हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का पृथ्वी का ऋतु बदलती है क्योंकि पृथ्वी का घूर्णन अक्ष उसकी कक्ष के तल के सापेक्ष झुका हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा 6 का डी। क्वेश्चन नंबर 7 है कि महीने की पहली तारीख को 9 चंद्र था और उसी महीने की
15 तारीख को कौन सा चित्र चंद्रमा की कला को प्रदर्शित करेगा? तो 7वां क्या हो जाएगा? ए। तो महीने की पहली तारीख को 9 चंद्र था और उसी महीने के 15 तारीख को कौन सा चित्र चंद्रमा की कला को प्रदर्शित करेगा? तो ये करेगा ऑप्शन ए। तो इसी प्रश्न के साथ हमारा यह अध्याय कंप्लीट होता है। अब चलते हैं अगले अध्याय पर। अध्याय 18। अध्याय 18 है वायु तथा जल प्रदूषण। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि वायु विभिन्न गैसों का मिश्रण होती है और इनमें से एक गैस वायु का 21% भाग है और मानव के जीवित रहने के लिए आवश्यक है। तो यह गैस है, तो इसका आंसर आप बता सकते हैं, यह गैस है ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 2 है कि निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण का स्रोत नहीं है? मोटर वाहनों के निर्वातक, जलाऊ लकड़ी का जलना, और थर्ड है पवन चक्की, और फोर्थ है विद्युत संयंत्र। तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरा का, आप इसे देख कर बता सकते हैं, इसका आंसर हो जाएगा पवन चक्की। ये वायु प्रदूषण का स्रोत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि जो वायु प्रदूषण कम करने में योगदान करना चाहता है वह अपने विद्यालय जाने के लिए किस वाहन का उपयोग करेगा? तो कार से जाएगा, स्कूल बस से, ऑटो रिक्शा से, स्कूटर से। तो इसका आंसर हो जाएगा स्कूल बस से। क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्नलिखित में से कौन सा तरीका जल संरक्षण के लिए नहीं है? प्रतिस्थापन, कम उपयोग, पुनः उपयोग, पुनः चक्रण। तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का प्रतिस्थापन। तो क्वेश्चन था कि कौन सा तरीका जल संरक्षण के लिए नहीं है? तो ये नहीं है प्रतिस्थापन। क्वेश्चन नंबर 5 है कि आगरा में ताजमहल को अधिकतम प्रभावित करने वाले प्रदूषण का कारण है। तो वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, शोर प्रदूषण। तो 5वां का आंसर हो जाएगा वायु प्रदूषण। तो आगरा में ताजमहल को अधिकतर प्रभावित करने वाला प्रदूषण है तो वायु प्रदूषण है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि पेट्रोल और डीजल जैसे ईंधनों का अपूर्ण दहन होता है। तो ये दहन होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। याद रखिएगा कि पेट्रोल और डीजल जैसे ईंधनों का अपूर्ण दहन देता है तो कौन देता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। इसका आंसर हो जाएगा 6। इस छठा का आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 7 है कि संगमरमर के संक्षारण का कारण है। तो धुएं के कण, CFC, कोहरा, अम्ल वर्षा। तो इसका आंसर हो जाएगा अम्ल वर्षा। संगमरमर के संरक्षण का कारण है अम्ल वर्षा। क्वेश्चन नंबर 8 है कि पेयजल वह जल है जो नदी से प्राप्त होता है, झील से प्राप्त होता है, शुद्ध और पीने योग्य होता है। और फोर्थ ऑप्शन है कि केवल कपड़ा धोने के काम आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 8वां का, पेयजल वह जल है जो शुद्ध और पीने योग्य होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रम आपको हर प्रकार की अशुद्धियों से मुक्त जल देगा? तो क्लोरीन की टिकिया मिलाकर, आसवन, उबालन, छानन। तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा आसवन। तो आसवन प्रक्रम है जो हर प्रकार की अशुद्धियों को मुक्त जल देगा। क्वेश्चन नंबर 10 है कि एक तालाब में स्वच्छ जल है और निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि जल को सबसे कम प्रदूषित करेगी? तो तालाब में कपड़ा धोना, तालाब में जानवरों को नहाना, तालाब में मोटर वाहनों को धोना, तालाब में तैरना। तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का तालाब में तैरना। क्वेश्चन नंबर 11 है कि वृक्ष हमारे पर्यावरण का प्रदूषण कम करने में मदद करते हैं और प्रतिवर्ष जुलाई के महीने में लोगों द्वारा लाखों पेड़ लगाए जाते हैं। तो यह अवसर कहलाता है, तो ये अवसर कहलाता है वन महोत्सव। तो याद रखिएगा कि वृक्ष हमारे पर्यावरण का प्रदूषण कम करने में मदद करते हैं और प्रतिवर्ष जुलाई के महीने में लोगों द्वारा लाखों पेड़ लगाए जाते हैं और यह अवसर कहलाता है वन महोत्सव। 11 का आंसर हो जाएगा सी, वन महोत्सव। क्वेश्चन नंबर 12 है कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन गैस। तो नाइट्रोजन गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है।
तो इसी प्रश्न के साथ हमारा ये अध्याय 18 भी कंप्लीट होता है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो, और अगर आपने पार्ट 1 का वीडियो नहीं देखा तो आप पार्ट 1 का वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। ये भी हर एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और आज का वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। तो इसी के साथ हमारा क्लास 8 का जो साइंस का एग्जाम्पलर प्रॉब्लम था वो समाप्त होता है, और सारे अध्याय इसमें कंप्लीट किए गए पार्ट 1 और पार्ट 2 के द्वारा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।